Bismillahirrahmanirrahim. So we were doing pharmacology topic from block 5 which is endocrinology and reproduction pharmacology. इसमें से topic था explain the mechanism of action of thyroxine, its clinical uses and potential adverse effects. लास्ट लेक्चर अब ले सकते हैं, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था टॉपिक. अब इसके MCQ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनिशियल स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन आफ्टर इट एंटर्स द टारगेट सेल. कि जैसे ही थायरॉक्सिन एंटर होगा टारगेट सेल में तो फर्स्ट जो उसका इनिशियल स्टेप है वो क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में. तो मैंने बताया था सबसे पहले थायरॉक्सिन कन्वर्ट होता है अपनी एक्टिव फॉर्म में जो कि है ट्राई आइडोथ्रियोनिन या T3. थायरॉक्सिन T4 को कहते हैं टेट्रा आइडोथ्रियोनिन भी. अब T4 ने कन्वर्ट होना है इंटू T3. किससे होता है? डी आयोडीनेज एंजाइम से. इसमें 4 आयोडीन है ना, इसमें 3 है. 4 में से एक रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डी आयोडीनेज एंजाइम और ये कन्वर्ट हो जाएगा T3 जो कि एक्टिव फॉर्म है. तो इसका फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में से? कन्वर्जन टू ट्राई आइडोथ्रियोनिन. सो सी या चार्ली ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है थायरॉक्सिन प्राइमरीली एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट्स बाय. थायरॉक्सिन अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? अब इसका भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉडी में ड्रग्स होती हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो जिन्होंने जाना है और एक्ट करना होता है सेल मेम्ब्रेन पे, जिनके रिसेप्टर्स होते हैं. कुछ के साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ के न्यूक्लियस में. थायरॉक्सिन का जो भी इसका रिसेप्टर है वो है न्यूक्लियस में लोकेटेड. तो इसने डायरेक्टली क्या करना है, इसने बाइंड करना है न्यूक्लियर रिसेप्टर से. न्यूक्लियस में जो थायरॉक्सिन बाइंडिंग रिसेप्टर है मौजूद है TR, उसके साथ इसने जाके बाइंड करना है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स इन द एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन. के थायरॉक्सिन के एक्शन में थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर का क्या रोल है? थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. और थायरॉक्सिन ने जाके बाइंड करना है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से. जब ये आपस में बाइंड करते हैं ना तो इसके बाद ना इन्होंने जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना होता है. थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स का आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनता है. उस कॉम्प्लेक्स ने बाइंड करना होता है. आपको दिखा भी देती हूँ. सबसे पहले थायराइड हार्मोन का और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है. थायराइड हार्मोन यानी T3 और TR, जिसको वहाँ पे THR लिखा हुआ है. T3 और THR या TR का कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर उसने बाइंड करना है थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट से. TRE थायराइड हार्मोन पहले बनेगा, ज्वाइन करेगा रिसेप्टर के साथ. थायराइड हार्मोन रिसेप्टर सपोज यहाँ पे T3 करेगा ज्वाइन TR के साथ. फिर इनका जो आपस में कॉम्प्लेक्स बना है T3 और TR का, उसने किसके साथ बाइंड करना है? थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स TRE के साथ, जो कि DNA पे लोकेटेड है. और उसके बाद इन्होंने जब इनकी बाइंडिंग होगी तो उससे ट्रांसक्रिप्शन में चेंजेस आएंगे और फर्दर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगे. तो इसका क्या आंसर है? बट दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. अब नेक्स्ट है द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ थायरॉक्सिन इंक्लूड. थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन ने क्या करना होता है? उसने बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करना है, ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है. और इसका एग्जैक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ नहीं करता. उसके बाद ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वगैरह को इंक्रीज़ करता है. सेंसिटिविटी टू कैटेकोलामीन का कोई लिंक नहीं है, तो ये इंक्रीज़ करता है प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ को. नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज़ क्रूशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ थायरॉक्सिन विद इन द टारगेट सेल. ये फर्स्ट वाले MCQ में भी मैंने आपको बताया था कि थायरॉक्सिन ने T3 में कन्वर्ट होकर एक्टिवेट होना है. अब उसकी एक्टिवेट क्या कौन करवाता है, कौन सा एंजाइम कराता है? डी आयोडीनेज एंजाइम. डी आयोडीनेज एज द नेम शोज, डी मतलब रिमूवल, आयोडीनेज आयोडीन का रिमूवल. T4 में से एक आयोडीन रिमूव हो जाएगी तो पीछे बच जाएगा T3 ट्राई आइडोथ्रियोनिन. तो इसने उसकी एक्टिवेशन करानी डी आयोडीनेज एंजाइम ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज थायरॉक्सिन प्राइमरीली इंडिकेटेड फॉर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आना है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस थायरॉक्सिन इज प्राइमरीली इंडिकेटेड फॉर. थायरॉक्सिन कब देना है? जब बॉडी में थायराइड या हार्मोन या थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए. तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म. तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में हमने देना है थायरॉक्सिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म प्रेजेंट्स विद फटीग एंड एलिवेटेड TSH डिस्पाइट एडहेरेंस टू थायरॉक्सिन थेरेपी. अब सिनेरियो में ये बताया कि एक पेशेंट है जो थायरॉक्सिन थेरेपी ले रहा है, मतलब कि वो सिंथेटिक थायरॉक्सिन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी हाइपोथायराइडिज्म है. तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? टेकिंग लीवोथायरॉक्सिन विद फेरस सल्फेट. अच्छा, ये आपको याद करना पड़ना है, ये पहले नहीं मैंने बताया था. लीवोथायरॉक्सिन को जब फेरस सल्फेट के साथ लेते हैं ना तो ये ड्रग इंट्रैक्शन होता है. ये कुछ चीज़ें हैं, ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह आप वैसे याद कर लें.
आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल। बेसिकली क्या होता है कि कुछ मेडिसिन को किसी और के साथ कंपाउंड के साथ लेते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सेम गोज़ विद लीवोथायरॉक्सिन को अगर फेरस सल्फेट के साथ लेंगे ना तो लीवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अब बॉडी में थायरॉक्सिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो जाहिर है फिर वो बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज ही नहीं होगा, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म ही रहेगा उस पेशेंट को। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनिशिएटिंग थायरॉक्सिन थेरेपी इन एन एल्डरली पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। अब इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया तो नहीं करता, ये तो टेकिकार्डिया करता है और बाकी सारे नहीं है। टेकिकार्डिया करेगा और इसमें था एरिथमियास। वैसे ही एडवर्स इफेक्ट है थायरॉक्सिन थेरेपी के, उसने टेकिकार्डिया करना होता है अगर एक्सेसिव हो और साथ उसने एरिथमियास करने। यहाँ पे पूरी लिस्ट पढ़ाई थी मैंने आपको कि अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट थायरॉक्सिन के क्या है। इसमें टेकिकार्डिया, एरिथमिया, पैल्पिटेशंस, हाइपरटेंशन वगैरह। अब एक पेशेंट की वैसे ही एज ज़्यादा है, एल्डरली पेशेंट है, उसके बाद उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हैं तो उसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं टेकिकार्डिया के। टेकिकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा होता है तो हार्ट रेट भी ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन ट्रीटिंग हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो थायरॉक्सिन का मेनली प्राइमरी एक्शन क्या होता है, इनहिबिट TSH, ये भी नहीं है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन लेवल, ये ठीक है कि जो बॉडी में थायराइड हार्मोन के लेवल कम हुए हुए हैं उनको ये रिप्लेनिश करने की कोशिश करता है, उनको रीस्टोर करने की कोशिश करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये नहीं है। इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव थायरॉक्सिन डोजिंग। उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। ऑस्टियोपोरोसिस का करेक्ट है कि इसने बोन को वीक करा देना होता है। फिर है वाई इज़ IV थायरॉक्सिन इंडिकेटेड इन मिक्सेडीमा कोमा। अच्छा, एक और चीज़ की कॉमन आप याद रखें कि जब भी कोई भी ड्रग IV दी जाती है तो उसका पर्पज़ यही होता है कि वो एमरजेंसी कंडीशन है तो वो फास्टली एक्ट करे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, इट एक्ट्स मोर रैपिडली टू करेक्ट सीवियर हाइपोथायराइडिज्म। इस सीवियर हाइपोथायराइडिज्म में उसको करेक्ट करने के लिए हमें रैपिडली एक्टिंग ड्रग चाहिए। जब कोई ड्रग हम ओरल रूट से देते हैं ना तो उसने ओरल रूट से जाना है, उसने GIT में जाना है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी, लिवर में जाएगी, लिवर से उसका मेटाबॉलिज्म होना होता है। कुछ वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ जो बच जाती है वो आगे जाती है। उसको हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं कि काफ़ी ड्रग ना उस चीज़ में वेस्ट हो जाती है। फिर उसने लिवर के बाद उसने बॉडी में पूरी में स्प्रेड होना है, सर्कुलेट करना है। तो इस सारी चीज़ में बहुत टाइम लगता है। जब हमें एमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर हम उसमें क्या प्रेफर करते हैं कि IV दी जाए जो कि डायरेक्ट ब्लड में लगनी है तो रैपिडली एक्ट करेगी। जो उसने GIT से जाना था, लिवर में जाना था, वो सारा जो है ना चीज़, वो सारे रूट, अब हमने उसको ना वो रूट ख़त्म करके हमने डायरेक्ट ही उसको ब्लड में कर दिया है ऐड, ताकि वो टाइम हमारा सेव हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ थायरॉक्सिन इन अ पेशेंट। कहते हैं कि थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट एक पेशेंट में कौन सा फैक्टर है वो इंक्रीज़ कर सकता है। रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, सीलिक डिजीज़। जैसे मैंने बताया कि थायरॉक्सिन ओरल दी जाती है, तो सीलिक डिजीज़ एक कंडीशन है कि जिसमें GIT में ना मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, प्रॉपर्ली चीज़ें ना एब्जॉर्ब हो नहीं रही, तो थायरॉक्सिन भी एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब थायरॉक्सिन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो हमें थायरॉक्सिन की डोज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म थायरॉक्सिन थेरेपी ऑन बोन हेल्थ। अभी पहले भी MCQ किया था कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। In which scenario should levothyroxine dose be adjusted in a patient with hypothyroidism? हाइपोथायराइडिज्म है पेशेंट को, हमने थायरॉक्सिन दी, जब हम थायरॉक्सिन दे रहे हैं बाहर से उसका नेम होता है लीवोथायरॉक्सिन, और अगर हम उसको देंगे T3 की फॉर्म में तो होती है लायोथ्रियोनिन। अब क्या ऐसा होगा कि हमें उस पेशेंट के अंदर डोज एडजस्ट करने पड़े। व्हेन TSH लेवल्स आर नॉर्मल, व्हेन फ्री T4 levels are within range, when symptoms of hypothyroidism persist, when there is no improvement in cholesterol level। अच्छा, हमारा मेन पर्पस है हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना। अगर हम दे रहे हैं लीवोथायरॉक्सिन और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को फिर भी हाइपोथायराइडिज्म परसिस्ट कर रहा है तो फिर हमने चेक करना होता है, हमने डोज को एडजस्ट करना है। सपोज यही पेशेंट था ना, इसको सीलिक डिजीज़ थी, हम इसको दे रहे हैं लीवोथायरॉक्सिन दे रहे हैं, उसको हाइपोथायराइडिज्म था, हमने उसको लीवोथायरॉक्सिन दी, लेकिन स्टिल उसकी जो बॉडी है उसके अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम है, हाइपोथायराइडिज्म ही है, तो हम डोज को एडजस्ट करेंगे ताकि हम डोज को इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि उसको उस डोज के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा। मैं आई गेस स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है तो ज़रा इसको एक दो दफ़ा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाए। मुझे बस आके जल्दी ना कम टाइम में कवर हो जाए MCQs, बिकॉज वीडियो की लेंथ ही आप देखोगे अगर ज़्यादा है तो वो बगैर देखे इंसान बंद कर देता है कि नहीं इतनी लंबी वीडियो मैंने देखनी नहीं है।
अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायरॉक्सिन नेसेसिटेटिंग अ डोज एडजस्टमेंट, कि कौन सी ड्रग है जो कि थायरॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन के साथ कर सकती है इंटरफेयर। तो ये एंटासिड्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम, ये भी ऐसे ही याद कर लें आप। जैसे एक ड्रग इंट्रैक्शन पहले बताया था आपको, अगर फेरस सल्फेट के साथ दें लीवोथायरॉक्सिन तो भी उसका ड्रग इंट्रैक्शन आएगा और वो पेशेंट ना लाइक उसको हाइपोथायराइडिज्म ही रहेगा लीवोथायरॉक्सिन देने के बावजूद भी। सेकंड है कि अगर हम एंटासिड्स देंगे, एंटासिड्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम, तो उन्होंने भी साथ करना है, इंटरफेयर करना है विद एब्जॉर्प्शन ऑफ थायरॉक्सिन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ फार्माकोलॉजी फ्रॉम ब्लॉक 5।